नमस्कार, आज है 16 सितंबर दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। आज के पॉडकास्ट में बात डोनाल्ड ट्रंप पर संभावित जानलेवा हमले की कोशिश से लेकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा और आम आदमी पार्टी की राजनीति की। We have somebody in custody right now that is a potential suspect. We got a little bit more work to do on it, but as we usually do. गोल्फ खेलते समय ट्रंप पर संभावित जानलेवा हमले की कोशिश की गई। संदिग्ध हमलावर को किया गया गिरफ्तार। ट्रंप पर क्यों मंडरा रहा है असुरक्षा का खतरा? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रचार का कितना होगा असर, करेंगे इसकी चर्चा। I'm going to have the biggest deportation project in American history. तो लोगों के ख्वाब दिमाग में ऐसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल देंगे अपने पद से इस्तीफा। विस्तार से बात होगी, कौन हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। एक तो जो सीधी सीधी सामने से बात दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने नैतिक कारणों से इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि जनता का विश्वास लेना चाहिए उनको। अब एक तो ये कारण साफ जो उन्होंने कहा है, लेकिन दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज से होगी खास बातचीत भी, लेकिन सबसे पहले खास खबरें सुमिरनप्रीत कौर से। गजा में संयुक्त राष्ट्र की एक वरिष्ठ अधिकारी सिग्रिड काक का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस क्षेत्र में बेगुनाह लोगों को निराश किया है। सिग्रिड काक गजा में मानवीय सहायता से जुड़े कामों की देखरेख कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र को जो रिपोर्ट देने वाली हैं वो काफी निराश करने वाली है। उन्होंने कहा कि हम गजा के लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गजा काम करने के लिहाज से दुनिया की सबसे असुरक्षित जगहों में से एक है। सिग्रिड काक ने गजा की स्थितियों को एक आपदा बताया। What we are doing collectively, I would say, as an international community, is we are failing the innocent civilians. सिग्रिड काक कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में हम क्या कर रहे हैं? हम गजा में निर्दोष नागरिकों को बचाने में विफल रहे हैं। राजनीतिक माहौल ही ऐसा है। संयुक्त राष्ट्र लगातार काम कर रहा है। गजा का वातावरण वास्तव में असुरक्षित है। गजा में मानवीय स्थिति खराब है। वहाँ एक आपदा जैसी स्थिति है। मामलों को सुधारने के लिए ना राजनीतिक इच्छा शक्ति है और ना ही कोई राजनीतिक विकल्प है। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की जरूरत है। तब तक हम इसे मुमकिन नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहाँ सुधार नहीं किया जाता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्राएल की IDF ने कहा है कि रविवार सुबह एक क्षेत्र में हमले की कोशिश हुई, लेकिन हमला नाकाम रहा। वहीं हूती विद्रोहियों ने हमले को केवल शुरुआत बताते हुए कहा कि फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वो ऐसे हमले करते रहेंगे। मध्य और पूर्वी यूरोप इन दिनों भारी बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ की वजह से कई देश और हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से सटे प्रांतों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया में बाढ़ से बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाते वक्त एक अग्निशामक कर्मचारी की जान चली गई। वहीं पोलैंड में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से रोमानिया में भी 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं चेक रिपब्लिक में अभी मौतों का सही आंकड़ा नहीं पता चल पाया है। म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना के प्रवक्ता जॉ मिनटुन ने कहा कि 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं स्थानीय रिपोर्टों की माने तो मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार म्यांमार में 3,20,000 से भी ज्यादा लोगों को अस्थायी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी है। यागी इस साल एशिया में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। म्यांमार से पहले ये तूफान वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और चीनी द्वीप हनियान में भी तबाही मचा चुका है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को एक बार फिर वार्ता के लिए बुलाया। मुलाकात फिलहाल जारी है। और एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, वहीं उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल दागे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक संभावित जानलेवा हमले की कोशिश हुई है।
2 महीने पहले ही 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में उन पर जानलेवा हमला हो चुका है सुमिरन। और ट्रंप के चुनाव अभियान ने बताया है कि फ्लोरिडा में, जहां पर वो रहते हैं, वहां ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में जब गोल्फ खेल रहे थे ट्रंप, तो उस समय उस जगह के आसपास ही करीब से जो है वो गोली चलाई गई है। हालांकि ये इसके बारे में बिल्कुल एक तरीके से पुष्टि कर दी है ट्रंप के कैंपेन ने कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहीं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये जान से मारने की कोशिश की थी। वेस्ट पॉम बीच पुलिस के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने बताया कि करीबी इलाके से सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई है और संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। In the bushes where this guy was is a AK-47 style rifle with a scope. शेरिफ रिक ब्रैडशॉ कह रहे हैं कि झाड़ियों में मौजूद इस शख्स के पास दूरबीन के साथ एक AK-47 राइफल भी थी, 2 बैग भी थे, इनमें टाइल्स और गोप्रो था और वो तस्वीरें लेने वाला था। मुख्य सड़क पर संदिग्ध की गाड़ी को रोककर उसे गिरफ्तार किया गया, ऐसा उन्होंने बताया। संदिग्ध की पहचान हो गई है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अमेरिका में BBC के पार्टनर है जो CBS, उसने कहा है कि संदिग्ध हमलावर की पहचान 58 साल के रायन राउथ के रूप में की गई है। और CBS ने बताया है कि ये शख्स यूक्रेन समर्थक है और वो यूक्रेन की जंग में विदेशी लड़ाकों को भर्ती की अपील करते रहे थे। शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने संदिग्ध के बारे में भी जानकारी दी है। We have somebody in custody right now that is a potential suspect. We got a little bit more work. शेरिफ रिक ब्रैडशॉ कह रहे हैं, हमारे पास अभी हिरासत में कोई है जो एक संभावित संदिग्ध है। हमें इस पर थोड़ा और काम करना है, लेकिन जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं, हम उसे काउंटी जेल में ले जा रहे हैं और उस पर मामले दर्ज कर रहे हैं। हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, हम उसकी एक तस्वीर भी देंगे और हम आपको उसकी पृष्ठभूमि भी बताएंगे। शाहिद इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी अब बयान दे दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि जैसा कि वो पहले कह चुके हैं कई बार कि राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा की इस देश में कोई जगह नहीं है। और वहीं कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के भी बयान आ रहे हैं सुमिरन। रोम के दौरे पर हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीयर स्टारमर, उन्होंने भी घटना पर बयान दिया है। I was very worried by the news about this attempt. सर कीयर स्टारमर कह रहे हैं कि इस खबर के बाद मैं बहुत चिंतित हूं। ये जानलेवा हमले की कोशिश जैसा लग रहा है। बहुत बहुत चिंता की बात है। अभी जांच जारी है तो मैं इस पर और अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी है कि हम सब इसको लेकर बहुत साफ हैं कि हिंसा की सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं में कहीं भी और कभी भी कोई जगह नहीं है। ये कीयर स्टारमर कह रहे हैं। वहीं शायद अब रूस की भी प्रतिक्रिया आ गई है। संदिग्ध हमलावर के यूक्रेन जंग से कथित तौर पर तार जुड़ने पर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि कथित यूक्रेनी संबंध ये दिखाते हैं कि आखिर आग से खेलने का क्या परिणाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि रूस का अमेरिका के वर्तमान राजनीतिक माहौल में कोई भूमिका नहीं है। Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США, видим, насколько там. दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं कि बेशक हम अमेरिका से आ रही जानकारी को बारीकी से देख रहे हैं और हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों के बीच में हालात कितने तनावपूर्ण हैं। राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहा है और कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस पर बारीकी से निगरानी रख रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया है और ना ही कर रहे हैं। तो यहाँ अमेरिकी चुनाव के हस्तक्षेप का भी मुद्दा उठ चुका है। अमेरिका और रूस का जो आपसी मुद्दे रहते हैं, आपसी टकराव रहते हैं, उसके भी ऊपर बात कर दी है। अगर मैं संदिग्ध हमलावर की बात करूं सुमिरन, तो राउत जो है वो 58 साल के हैं, उत्तरी कैरोलिना से आते हैं। जितनी जानकारी अब तक उनके बारे में आई है, उनके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से पता चलता है। लेकिन हाल फिलहाल में वो हवाई में रह रहे थे और हवाई से ही जो है वो उनके बारे में पता चला है। इसके अलावा बहुत उनके बारे में मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं कि वो यूक्रेन वॉर में जो है वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। उसके अलावा उनके सामने बहुत उनके खिलाफ जो है वो कई लीगल इश्यूज़ भी हैं जिसके बारे में अब तक जानकारियाँ सामने आ रही है। ये तो हुई जो अभी संभावित हमले की बात कही जा रही है, लेकिन एक जो पूरा का पूरा जानलेवा हमला हो चुका है ट्रंप के खिलाफ, उसके बारे में हमें पता ही है। ट्रंप पर इसी जुलाई में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान जानलेवा हमला हो चुका है। इस दौरान एक गोली जो है उनके दाएं कान को छू कर निकली थी और वो तस्वीर भी जो है बहुत
चर्चित रही थी जब वो कान पर हाथ लगा के गए थे, दाएं कान को। इस दौरान हमलावर और रैली में मौजूद एक दर्शक की भी मौत हुई थी। FBI ने हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की थी। शाहिद, लगातार ट्रंप की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुरक्षा एजेंसी सीक्रेट सर्विसेज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीक्रेट सर्विसेज के पूर्व वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मैकडोनल्ड ने सवाल खड़ा करा और कहा कि जुलाई में जानलेवा जो हमला हुआ था उसके बाद सुरक्षा के लिए कई जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए, सुरक्षा कड़ी भी की गई और इसी की संभावना भी थी कि सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए। The former president is not our normal former president in the United States. He's out running for office again. वो कह रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के सामान्य पूर्व राष्ट्रपति नहीं हैं, वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, वो विवादित हैं और उनकी पहचान आम है। इस तरह से उनको लेकर पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन या पूर्व राष्ट्रपति बुश की तुलना में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो मैं आकलन कर रहा हूँ कि सीक्रेट सर्विसेज ने बीते 8 हफ्तों में खुद को फिर से तैयार और बेहतर किया है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति को और बेहतर संसाधन भी दिए गए होंगे, ऐसा उनका कहना है। ये 8 हफ्ते की बात कर रहे हैं। 8 हफ्तों का जिक्र सुमिरन इसलिए क्योंकि 8 हफ्ते पहले उन पे हमला हुआ था। पूरे 2 महीने बाद ये हमला हुआ है और इसके बाद भी जिस तरीके से आपने बताया है कि सुरक्षा में बार बार कोताही जैसी दिख रही है, कोताही होती नजर आ रही है, तो इन सब कोताहियों की वजहें क्या हैं और राष्ट्रपति चुनावों पर इन हमलों का क्या असर हो सकता है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैंने आपसे थोड़ी ही देर पहले अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान से बात की है। देखिए, 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी ट्रम्प रेटरिक। आपको याद है जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इगाल अमीर नाम का एक इजरायली टेररिस्ट ने मारा था, तो बिल क्लिंटन ने कहा था कि जो हम हेट स्पीच करते हैं इट बिकम्स हेट वायलेंस। जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो वायलेंस में बदल जाता है और वो ट्रम्प के साथ हो रहा है। दिन रात दो मीडिया पे ही इज गोइंग टू बिकम ए डिक्टेटर, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। तो इतना वो डर पैदा कर लिए हैं कि अगर ट्रम्प इलेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, नेटो खत्म हो जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, औरतों के सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे, माइनॉरिटीज खत्म हो जाएंगे। और ही इज आल्सो सेइंग सर्टेन थिंग्स जिसको फिर जब दोहराते हैं तो इट लुक्स एज इफ ही इज अ डीमन कि मैं आई एम गोइंग टू हैव द बिगेस्ट डिपोर्टेशन प्रोजेक्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो लोगों के ख्वाब दिमाग में ऐसा है कि घरों से खींच के लोगों को निकाल के डिपोर्ट किया जाएगा। तो उससे जो डिमोनाइजेशन हो रहा है, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर मोर एंड मोर पीपल टू टेक एक्शन। दूसरी चीज ये है कि आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि FBI पहले अटैक के बावजूद दे हैव नॉट रियली फुली रैम्प्ड अप द काइंड ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, इस तरह की चीजें बाइडेन के साथ नहीं होती या कोई दूसरे सेनेटर्स वगैरह के साथ। सो दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि इस बार भी फायरिंग तो कर दिया ना, उसने गोलियां तो चला दी थी वो बंदे ने, राउत ने। ये जो पूरी की पूरी उनके ऊपर एक तरीके से 2 बार हमले हुए हैं, उनका राष्ट्रपति चुनाव पर भी तो अच्छा खासा असर हो सकता है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका डिवाइडेड है इस वक्त, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कमला हैरिस इज लीडिंग ट्रम्प बाय 1-2 पॉइंट हर जगह, और नेशनली शी इज लीडिंग हिम बाय 4 पॉइंट्स। लेकिन ट्रम्प इतना पॉपुलर कभी नहीं था जितना इस वक्त है। यानी उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग अमंग द अमेरिकन्स इज एट 48% के ऊपर है। आपको याद होगा जब वो प्रेसिडेंट बना था तो उसकी पॉपुलैरिटी वाज 39%। तो ही इज वेरी पॉपुलर एंड ही इज बिहाइंड। लेकिन ये जो थोड़े ऐसे रिपब्लिकन्स हैं हु आर कॉल्ड नेवर ट्रम्पर्स कहते हैं उनको, और निकी हेली के जो सपोर्टर्स हैं दे आर आल्सो सॉर्ट ऑफ नेवर ट्रम्पर्स। वो कह रहे थे कि अगर निकी हेली ड्रॉप आउट हो गई तो हम कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे भी रिपब्लिकन्स हैं जो बिल्कुल ट्रम्प के खिलाफ हैं। लेकिन जब इस तरह के असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, वो गुस्से में वापस ट्रम्प की तरफ रुझान हो जाएगा उनका। द रिपब्लिकन वोट्स जो वो लूज कर रहा है, ही माइट गेन दोज बैक बाय ये अटेम्प्ट से। जो डिबेट में जो इसका परफॉर्मेंस वाज नॉट एज गुड, रिपब्लिकन्स भी कह रहे थे वाज नॉट एज गुड। तो जिनका एंथुसियाज्म डाउन हो गया डिबेट परफॉर्मेंस की वजह से ट्रम्प के, मुझे लगता है कि उनका गुस्सा इज सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द एंथुसियाज्म।
तो ये थे अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो ट्रंप की सुरक्षा में बार बार कोताही पर अधिक बात कर रहे थे। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे। 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी आज हालात ये हैं कि मुकदमा शुरू भी नहीं हो पाया है। उनको जेल में रखा गया। एक समय था कि वो जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे। अरविंद केजरीवाल के बाद, उनके इस्तीफे के बाद क्या होगा आगे, साथ ही सुनवाएंगे सौरभ भारद्वाज का एक खास इंटरव्यू भी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, शायद ये जान लेते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ यूट्यूब से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे रुचि यादव हैं, विनय कुमार हैं जो टीम इंडिया को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और धन्यवाद कह रहे हैं। सुखदेव सिंह हैं जो कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। दिलशाद उस्मानी हैं जो कह रहे हैं गजा के हालात बहुत ख़राब हैं। किशोर कुमार के अकाउंट से अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं ये, और डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा उनका कहना है। शिवरम परमार हैं जो कह रहे हैं कि मैं कई सालों से बीबीसी हिंदी का ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, और ट्रंप के बारे में वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ मदन लाल लंबोरिया हैं और दिनेश मल्होत्रा हैं। और अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो इस पर बाल कुमार विरही है जो हैं वो नेपाल से सुन रहे हैं। अशोक काम्बले, खुर्शीद अजमल, इंतजार अंजुम, कमरुल हुदा, रत्नामी, विनय सिंह, रामजी प्रसाद और मनोहर चमोली मनु ये कहते हैं सुमिरन और शाहिद आपकी जुगलबंदी नए तेवर के साथ बेहतर लग रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको अच्छी लग रही है तो। इसके अलावा पंडित अजीत द्विवेदी हैं और टीआर परिहार लिखते हैं कि अमेरिका में हथियार रखने की आज़ादी अमेरिकी नेताओं और जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। टीआर परिहार का अपनी राय है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिखते हैं कि सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा घेरे वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार हमला कैसे हो गया, और ये हमला कैसे हुआ, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इस पर हमने मुक्तदर खान का विश्लेषण सुनाया ही है। जी, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। तो शाहिद, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की और अमेरिका से दिल्ली। जी बिल्कुल, दिल्ली और दिल्ली की राजनीति की। इस साल शाहिद दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है और साथ ही ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो आगे भी बहुत कुछ होगा। इस साल चर्चा में रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पहले मार्च में वो गिरफ्तार हुए और हाल ही में वो बेल पर बाहर आए। अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जल्द वो कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसके बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगर वो थोड़ा जल्दी हो जाए इसी साल नवंबर में, ऐसी उन्होंने मांग रखी, यानी महाराष्ट्र के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर यहाँ तक बात पहुंची कैसे, और इस बात के केंद्र में जो है वो एक सबसे बड़ा कथित शराब घोटाला है जो पूरी की पूरी योजना शराब नीति को लेकर थी। उसके उस आम आदमी पार्टी के कई नेता उस योजना के चक्कर में जेल भी गए। जी, अगर हम टाइमलाइन की एक बात कर लेते हैं तो इसी साल मार्च 2024 में केजरीवाल को ईडी टीम ने गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद वो फिर जेल गए। 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई थी, लेकिन जमानत जो कहते हैं मिल गई, फिर भी उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आ सके। 13 सितंबर की शाम को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वो बाहर आए।
उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया 15 सितंबर को अपने कार्यकर्ताओं से कि सभी जो है वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि अब से 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल उन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में अपने दफ्तर से, रविवार का दिन था, और उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं अब जल्द इस्तीफा दूंगा। और क्या कहा, ये सुनते हैं। तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली के चुनाव में मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। तो अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब एक बैठक होगी जिसमें एक नया नाम जो है मुख्यमंत्री का वो तय होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया भी अपना पद तब तक नहीं संभालेंगे जब तक जनता कहीं ना कहीं फैसला नहीं सुना देती। खैर, बाकी पार्टीज इसके बारे में क्या कहती है, मोहम्मद शाहिद, ये जान लेते हैं। तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। कुछ नहीं है, प्रपंच है, राजनीतिक नौटंकी है। 49 दिनों की सरकार के बाद इस्तीफा देना, वो ड्रामा दिल्ली में, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, हमने कल भी कहा था। और अरविंद केजरीवाल ये सोचते होंगे कि दिल्ली की जनता मूर्ख है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो आपके इन झांसों में नहीं आने वाली। दिल्ली को आपने भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है और आप अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, कहने और करने में बहुत फर्क है। आपने दिल्ली की जनता को 2013-14 में ठग लिया, लेकिन आज 10 साल के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता आपका असली चेहरा, जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, वो दिख चुकी है। तो जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने निशाना साधा, वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, मैं उस पर तवज्जो नहीं देता। पूरा केस उन्हीं का बनाया हुआ है। हेमंत सोरेन जी की रिहाई के वक्त हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, 2 शीर्ष नेताओं ने जरूर पढ़ा होगा। तमाचा वेंडेटा पॉलिटिक्स को उपकरण की तरह इस्तेमाल करने वालों पर था। अभी आप अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पढ़े तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बाज आइए इस राजनीति से, क्योंकि कल को आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं। लेकिन आपने इन एजेंसीज का कैरेक्टर बदल के रख दिया, आप भी इसकी जद में आएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े किए। सामान्य रूप से जब सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं किसी भी राजनीतिक दल में, तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बाकी बड़े नेता कौन है पार्टी में, किसका लोगों में प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है, और बाकी माफ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पार्टी में आप सत्ता के चलाने का या प्रशासन के चलाने के अधिकार का हस्तांतरण करते हो, यहाँ शेयर्स का हस्तांतरण हो रहा है। तो शायद ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इस्तीफा दिया है। ऐसा पहले 2014 में भी हो चुका है, लेकिन अब के हालात अलग हैं, अब की राजनीति भी अलग है। आखिर इस इस्तीफे की घोषणा के मायने क्या है? केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या इसका असर हो सकता है? कौन हो सकता है नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा? यही जानने की हमने कोशिश की वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से। एक तो जो सीधी सीधी सामने से बात दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने नैतिक कारणों से इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि जनता का विश्वास लेना चाहिए उनको। अब एक तो ये कारण साफ जो उन्होंने कहा है, लेकिन फिर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि उन्हें पहले दे देना चाहिए था, जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। तो तब उनका कहना रहा होगा कि यह था कि हम एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमको परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम पद नहीं छोड़ेंगे। आज वो एक दूसरा सिद्धांत है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। वो ये कि ये काम तो वो आसानी से कर सकते हैं, अगर वो विधानसभा भंग कर दें तो चुनाव जल्दी हो जाएंगे और जनता की अदालत में जाने का उनको मौका भी मिल जाएगा। तो लगता ये है कि वो चाहते तो अपने आप को एक आदर्श राजनेता के रूप में स्थापित करना है, ऐसा चाहते हैं, पर उसमें विसंगतियां पैदा हो रही हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो दिल्ली में ये चुनाव अगले साल होने हैं।
लेकिन उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं। तो किस तरह देखते हैं आप कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या अब स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है जहां तक विधानसभा चुनावों की बात है, या कमजोर होती नजर आ रही है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी अभी एक मजबूत ताकत है, एक बड़ी फोर्स है, और वो सत्ता में दोबारा भी आ सकती है या नहीं भी आ सकती। नहीं भी आ सकते के अंदेशे को दूर करने के लिए वो शायद ये सब ऐसा कर रहे हैं ताकि दिल्ली में उनकी मजबूती कायम रहे और बने और सरकार लेकर के आए। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मुख्य राजनीति है वो तो दिल्ली में है, न महाराष्ट्र में है न हरियाणा में। मतलब आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में या हरियाणा में किसी ऐसी जगह पर जाने की स्थिति में नहीं है जहां पर या तो वो सरकार बनाए या विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभाए। इन दोनों राज्यों में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लिए जगह बना रहे हैं और कमोबेश वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जो उनको वोट मिलेगा वो आमतौर पे बीजेपी के खिलाफ जाने वाला वोट है या जो कांग्रेस के समर्थन में जा सकता था। तो ऐसा ठीक है, ये भी एक राजनीति हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए तो उनको इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो भी पॉलिटिक्स है वो इस समय तो इंडिया गठबंधन के मार्फत है। तो लेकिन क्या महाराष्ट्र में वो उसका हिस्सा है? मुझे तो नहीं लगता। और हरियाणा में उनका गठबंधन होते होते रह गया, जो नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए किन संभावित चेहरों को देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, ये तो वही बात है, जैसा सबको दिखाई पड़ रहा है कि आतिशी बन जाए या गोपाल राय बन जाए या और कोई बन जाए, मतलब कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें लेकर के कयास लगाए जा सकते हैं कि इनके पक्ष में क्या है, उनके पक्ष में क्या है। जो असली कयास लगाया जा रहा है वो ये कि क्या केजरीवाल जी की पत्नी होंगी या नहीं होंगी, सवाल वहां पर है। अगर उनके बजाय कोई और होगा तब तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी पत्नी होती है सुनीता केजरीवाल, तब उसका एक मतलब ये होगा कि जो ये पार्टी है ये देश की ज्यादातर पार्टियों की तरह ये भी एक परिवार की प्रॉपर्टी की तरह से चलेगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की घोषणा के बाद क्या हो सकता है असर, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। ये तो वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी थे, उनका विश्लेषण था। लेकिन यहाँ पर सुमिरन ये भी जानना जरूरी है कि पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या मानना है, कौन सीएम होगा, राजनीति क्या होगी, और इसके अलावा क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये एक मौका है या संकट। यही सवाल पूछा है बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज से। देखिए, मुझे लगता है इसको ना तो मौके की तरह देखा जा रहा है ना संकट की तरह देखा जा रहा है। एक मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर पिछले 2 साल से केंद्र सरकार ने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, मगर 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी आज हालात ये हैं कि मुकदमा शुरू भी नहीं हो पाया है। उनको जेल में रखा गया। एक समय था कि वो जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, विजय नायर जेल में थे, विभव कुमार जेल में थे, और अब उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है, वो बाहर आए हैं और उन्होंने तय किया कि अब मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तभी बैठूंगा जब जनता के सामने एक अग्नि परीक्षा दूंगा, और जनता उस अग्नि परीक्षा में अगर मुझे आशीर्वाद देती है, कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। ये उन्होंने कहा है। अभी मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला होना है, पार्टी किसी नेता को चुनेगी, लेकिन इससे पहले के जो राजनीति के उदाहरण रहे हैं, चाहे झारखंड से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, जब एक मुख्यमंत्री जो पार्टी का नेता भी होता है पद छोड़ के किसी और को मुख्यमंत्री बनाता है, तो उसके बाद पार्टी में परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ। जीतन राम मांझी पार्टी में कुछ नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और बनने के बाद उनके तेवर बदले और वो पार्टी को तोड़कर बाहर भी गए। चंपई सोरेन एक दूसरा उदाहरण है। व्यक्तिगत तौर पे भी मैं उनसे 1-2 बार मिला। टेम्परेरी मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद जो है उनके अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं जग जाती हैं कि वो लोग पार्टी के ही विरोधी बन जाते हैं। ये एक समस्या है और मुझे लगता है ये प्रजातंत्र की एक समस्या है, एक इंसानी का जो महत्वाकांक्षा है उसका एक परिणाम है। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में इस तरीके का ना हो, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हम लोग रखेंगे। और क्योंकि चुनाव ही इस बात पे लड़ा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो मैंडेट जो है वो अरविंद केजरीवाल के नाम का मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई उसके अंदर दिक्कत आनी चाहिए। कोई नाराज होगा
तो वो हो सकता है। अभी सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ संकेत आप देंगे? देखिए, बिल्कुल मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसमें चर्चा होगी, फिर विधायक दल में चर्चा होगी, उसके बाद जो नाम आएगा आप लोगों को बताएंगे। एक सवाल जी, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा, और यह पूरा इंटरव्यू बीबीसी हिंदी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर सुन सकते हैं। तो अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम 7:30 बजे होगी। बीबीसी हिंदी के लिए ये पॉडकास्ट कलेक्टिव न्यूज रूम द्वारा प्रसारित किया गया। आज स्टूडियो संभाल रही थी गंगोत्री मिश्रा और तिलक राज भाटिया। मुझे और सुमरनप्रीत कौर को दे विदा। नमस्कार। नमस्कार।